नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों। आप सभी जितने भी लोग इस वीडियो में आए हैं मुझे सुनने और जानने, जो भी कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जगह से आप लोग मुझे देख पा रहे हो एवं सुन पा रहे हो, तो आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं इस वीडियो में आने के लिए स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट ये है कि इंडिया देश के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बहुत लोग इंडिया देश में इस चीज़ को जानते होंगे, इस यूनिवर्सिटी को जानते ही होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि भाई इंडिया देश के BHU में एक रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है सभी के लिए 141 वैकेंसियों पर। ठीक है, मतलब कि इस यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी जो है ना दोस्तों, आपको इंडिया देश के अंदर दिख जाएगी ये यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी एक काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है इंडिया देश की। और ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर 141 यानी कि 141 लोगों को रिक्रूट कर रही है अपने यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से सुने, यहाँ पर मैं सारा कुछ बता रहा हूँ। ये इंडिया देश के बनारस जगह पर है ये। और इस यूनिवर्सिटी में एक रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आउट हुई है 141 वैकेंसियों पर, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में यही बताऊंगा, इसका नोटिफिकेशन जो आया है जिसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या रहेगी, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आई है, क्या सैलरी होगी और क्या कुछ काम उस पोस्ट पर रहेगा, वो सारा कुछ बताऊंगा। और साथ में एलिजिबिलिटी बताऊंगा क्या रहेगी इसमें। और इसमें ये भी बताऊंगा सिलेक्ट कैसे होगे आप लोग, मतलब आप लोगों का सिलेक्शन इन वैकेंसियों पर कैसा होगा, कैसे होगा, तो इस बात को समझिएगा। इंडिया देश के यूपी स्टेट यानी इंडिया इंडिया देश के उत्तर प्रदेश राज्य में ये वाराणसी जगह पर ये जो है यूनिवर्सिटी है। यानी कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है, यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटी है, और ये इंडिया देश के यूपी स्टेट में है। ठीक है, हाँ। तो इस यूनिवर्सिटी द्वारा एक रिक्रूटमेंट आया है आप सभी के लिए, जिसमें वैकेंसियों की संख्या 141 प्लस रहेंगी, मतलब इतने लोग इसमें रिक्रूट होंगे, जो कि सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होगी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें जो है स्थापन जो रिकोना जो जिसने स्थापित किया इस यूनिवर्सिटी को, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इस वजह से ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये यूपी स्टेट में है इंडिया देश के। तो सभी लोगों को यहाँ जॉब करने जाना होगा, इस बात का ध्यान रखना है सभी लोग। तो एक बार नोटिफिकेशन में जो भी कुछ आया मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लें। और कोई भी डाउट आपका बाद में रह जाए तो ज़रूर बता सकते हैं। सबसे पहले BHU का ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर है। ये इंडिया देश की BHU यूनिवर्सिटी का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, और इसी में आप लोगों को नोटिफिकेशन यहीं से दिख जाएगा। एक बार लोगों को नोटिफिकेशन दिखा दूँ, कहाँ से देखेंगे लोग, देखिए, न्यूज़ और नोटिस आपको देखना है। नोटिस में आपको आना होगा, देखिए यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। इस पूरे फाइल के अंदर आप लोगों को ना नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये वाले में, हाँ, इस वाले में आप लोगों को नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जैसे ये सारे नोटिस चल रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के। इसी में आप लोगों को एक नोटिस मिल जाएगा ये BHU रिक्रूटमेंट का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी पोस्टों पर आया है। तो आप लोग जल्दी ही से देख लें। मैं इसमें बताता हूँ, रीड मोर पे मैं जाऊँगा एक बार क्लिक करके, आप लोगों को खुद भी मैं दिखा दूँ यहाँ पर कैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन देखना होगा। एक बार हम जाएंगे नोटिफिकेशन वाले वीडियो पे, फाइल पे, और हम आपको यहाँ पर देख के बताते हैं ये नोटिस किस दिन आया था। तो एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये नोटिस किस दिन आया था। तो यहाँ पर ये दी है इन्होंने, लास्ट डेट तो दे दी है, और इस तरीके से। तो एक बार इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए समझ आ गया मेरे को। तो मैं इसमें एक बार देख लूँ, आप लोगों को नोटिफिकेशन बता देता हूँ। देखिए, हाँ, ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है, आप देख लो। यहाँ पर बोल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इनको रिक्रूट करना है।
तो ये तीनों ही पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का इसके अंदर आया हुआ है, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर आना होगा नोटिफिकेशन देखने के लिए। तो 2024, अरे ये 2025 लिखा है ना, देखिए नहीं, 2024 की डेट में हमें देखना होगा। 2024 के अंदर हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा इसी के अंदर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इन्हीं में से वो नोटिफिकेशन है दोस्तों, आप लोग देख लेना। यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहा अभी, मतलब मिल नहीं रहा है वो नोटिफिकेशन कौन सा है इसमें से, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, उस नोटिफिकेशन में 4 मार्च जो है ना लास्ट डेट उसमें बताई हुई है कि मतलब कैंडिडेट 4 मार्च तक फॉर्म भरेगा। सिर्फ सिर्फ उससे कहा जा रहा है कि वो कैंडिडेट सिर्फ 4 मार्च तक फॉर्म जमा कर सकता है। तो इसी में से वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आप आ गए, जैसे कि ये रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है, और यहाँ पर मैं रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ, तो फिर मेरे को यहाँ पर दिख जाएगा नोटिफिकेशन, अगर वो यहाँ पर मिल जाता है तो, ठीक है। हाँ, तो ये नोटिफिकेशन है, इनको इन्होंने अपने वेबसाइट पे थोड़ा इसको जो है रिन्यू नहीं किया है, मतलब कि इन्होंने थोड़ा इसको जो है इसको अपडेट नहीं किया। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बहुत सी चीज़ें अपडेट नहीं करी है। मैंने जो यहाँ से नोटिफिकेशन जो मिला है बिल्कुल सही है आप लोगों का रिक्रूटमेंट का। तो 141 लोगों को वैकेंसी मिलेगी, तो जल्द ही इस वैकेंसी पर फॉर्म भर लें इस जॉब को लेने के लिए। ये आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया है, देखो यहाँ पर लिखा है कि लास्ट डेट रहेगी 4 मार्च, यानी कैंडिडेट 4 मार्च में 5 बजे तक शाम तक फॉर्म भर सकता है। एक फ़ीस जो आप यहाँ भरेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब 1000 रुपीज़ आप भरोगे जो कि वापस नहीं मिलेंगे। और अगर आप SC ST हो और आप डिसेबल्ड हो, पूरे इंडिया में किसी भी जगह से आप अगर SC ST हो या फिर डिसेबिलिटी में आ रहे हो, या फिर आप एक महिला हो, ठीक है, महिला हो, चाहे आप जनरल से भी हो महिला, या फिर किसी भी कैटेगरी किसी भी वर्ग की महिला हो, और प्लस आप लोग अगर ट्रांसजेंडर हो, ट्रांसजेंडर मतलब ना आप मेल हो ना फीमेल हो, ठीक है, आप ट्रांसजेंडर में आ रहे हो, तो आपको भी फीस नहीं देनी है, आप सबसे फीस नहीं ली जाएगी। बाकी सबसे 1000 रुपीज़ लिए जाएंगे, जो कि जनरल है, EWS है और OBC वाले सभी लोगों से, ठीक है। ये देखिए ये नोटिफिकेशन नंबर 23 है, ये 23 बार नोटिस दिया है इस यूनिवर्सिटी ने, और ये यूनिवर्सिटी रिक्रूट करेगी, टीचिंग पोस्ट पर रिक्रूट करेगी आप लोगों को। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के लिए फैकल्टी चाहिए, और फैकल्टी डेंटल साइंसेज के लिए, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए इनको जो है रिक्रूट करना है लोगों को। एकेडमिक लेवल आप ये समझिए कि 13 लेवल का सैलरी मिलेगा, यानी कि 1,31,000 से लेकर 2,17,000 का एसोसिएट प्रोफेसर को मिलेगा। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर को 70,000 से लेकर 2 लाख रुपीज़ तक, और सेम असिस्टेंट प्रोफेसर को लेवल 10 का मिलेगा एकेडमिक, जो कि 60,000 से लेकर 1,80,000 तक की सैलरी होगी। तो सैलरी आपने समझ ली यहाँ पर, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, डायरेक्ट पोस्ट की बात करता हूँ। ओनली कैंडिडेट फ्रॉम द मेडिकल स्ट्रीम विद MD, किसी ने अगर MD करा है यानी मास्टर इन डेंटल में करा है, तो MD MS और MDS वाले कोर्स जिसने जिसने भी करा हुआ है वही लोग फॉर्म भरेंगे। विद अ मिनिमम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका क्वालिफिकेशन के बाद 3 साल एक्सपीरियंस अगर पूरे इंडिया देश में कहीं पर भी जाकर करके आए हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। मेडिकल वालों की वैकेंसी है, साफ समझ आ रहा होगा, एक्सपीरियंस इनको चाहिए 3 साल का। और अगर आप DM और मास्टर MCH आपने अगर करा हुआ है, या फिर DNB जैसे कोर्स करे हैं, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा तो आप लोग भी एलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को लेवल 11 का सैलरी मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में बता दूं मैं क्या वैकेंसियां हैं। देखिए यहाँ पर 3 तरीके से वैकेंसी है। फैकल्टी, इनको फैकल्टी मतलब वो लोग होते हैं जो टीचिंग कर रहे होते हैं, मेडिसिन से जुड़ी हुई पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में जाओगे तो आपको बता दूं आपकी वैकेंसी कुछ इस तरीके से है। यूनिवर्सिटी में ही एनेस्थीसियोलॉजी नाम का एक विभाग है, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट करना है, जो कि टोटल रिक्रूट करेंगे ये लोग 8 लोग, जो है 10 लोगों को। 10 में से जो है 4 जनरल से होंगे, एक अनुसूचित जाति होगा उसमें, एक अनुसूचित जनजाति होगा, और एक OBC होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, एनेस्थीसियोलॉजी में ही आप देखोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर इनको चाहिए क्रिटिकल केयर के अंदर, जिसमें ये लोग कहते हैं कि 3 लोग जनरल से, 3 SC से, एक ST से, अनुसूचित जनजाति से, और 2 OBC से रिक्रूट होंगे। इसमें आगे बढ़ूँ तो एनाटॉमी विभाग में इनको मेडिसिन के लिए फैकल्टी चाहिए, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में टोटल रिक्रूट करने हैं 4 लोग।
असिस्टेंट प्रोफेसर में इनको 1 लोग रिक्रूट करना है बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। मेडिसिन के अंदर कार्डियोलॉजी में आप देख सकते हो वैकेंसी इस तरीके से समझ लेना, कम्युनिटी मेडिसिन में भी आप लोग समझ लेना। तो मुझे उम्मीद है आप मेडिसिन वाली जो फैकल्टी की वैकेंसियाँ हैं डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज और पोस्ट के हिसाब से आप लोग समझ लेना। थोड़ा मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ आप सभी के लिए, इसके अंदर आगे की चीज़ें भी क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले आप आगे देखो, इसके अंदर यहाँ पर अगर आप लोग डेंटल साइंस के लिए वैकेंसी लेने जाओगे तो आप लोगों की डेंटिस्ट्री, ये एक क्वालिफिकेशन होती है, एक डिपार्टमेंट रहेगा आप लोगों का डेंटिस्ट्री। इसके अंदर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर जाओगे इन कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स। इसके अंदर आप लोगों की वैकेंसी जाएगी जिसमें अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट जाएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी लेने जाते हो पेडियाट्रिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, इसके अंदर आप जाओगे तो ओबीसी वाला एक कैंडिडेट इस वैकेंसी को ले सकता है। आगे बता दूं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अगर आप लोग पोस्ट लेने जाते हो तो वहाँ पर आप लोगों की टोटल वैकेंसी 2 हैं, और एक एसटी को मिलेंगी, एक ईडब्ल्यूएस वाले को मिलेंगी, ठीक है। एक एसोसिएट प्रोफेसर की है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो टोटल आप लोग देख लो। अभी आपको सिंपल बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपकी वैकेंसी यूआर वाली होंगी, अगर आप अनुसूचित जाति हो तो आपकी एससी कैटेगरी वाली वैकेंसी है, और अगर आप ओबीसी हो तो आपकी वैकेंसी ये वाली रहने वाली है, ठीक है। और अगर आप लोग कोई डिसेबिलिटी वाली वैकेंसी लोगे तो आप लोग इतना याद रखें कि डिसेबिलिटी अगर आपकी ब्लाइंड है, लो विजन है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, या फिर आप लोगों की जो है 1 आर्म है, या फिर जो है आप लोग एसिड अटैक विक्टिम हो, या इनमें से कोई सी भी डिसेबिलिटी आप लोगों की है, तो एक बार वैकेंसियों को ज़रूर समझ लें, ठीक है भाई। तो इस तरीके से टोटल आपकी वैकेंसियाँ लिखी हुई हैं। तो आप एक बार अपनी कैटेगरी वाइज और पोस्ट को और डिपार्टमेंट वाइज अपनी वैकेंसियों को समझ लें, यहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ हैं। थोड़ा आगे बढ़ूंगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दूं, अगर आप एनेस्थीसियोलॉजी में अगर आप लोग जाते हो मॉडर्न मेडिसिन फैकल्टी की पोस्ट लेने, तो आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि आप लोग एमडी एमएस एनेस्थीसियोलॉजी में पास आउट होने चाहिए किसी भी परमिटेड या रिकोगनाइज या फिर अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट से, मतलब ऐसे मेडिकल कॉलेज से जिसको अप्रूवल मिला हो, जिसको रिकॉग्नाइजेशन भी मिली हुई हो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, या फिर मेडि जो है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। या फिर आप लोगों ने डीएनबी करा हुआ है इन एनेस्थीसियोलॉजी तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस लगेगा, 3 साल का आप लोगों का जो है एक्सपीरियंस इनको चाहिए, एक सीनियर रेसिडेंट के तौर पर या फिर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर। आप लोगों ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने अगर 3 साल का एक्सपीरियंस करा है तभी आप लोग इस वैकेंसी को ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ, याद रखना दोस्तों, आप लोगों ने एमडी एमएस डीएनबी ये सब जैसे जितने भी ये सारे जो डिग्री है, ये सारे जो भी कोर्सेज हैं, इसको पास करने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस लिया जा रहा है। ऐसा मत समझना कि ये आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है, 3 साल का लिया जाएगा, ठीक है। मान के चलते हैं किसी कैंडिडेट ने, यहाँ पर आप देखोगे ऊपर एक पोस्ट लिखा हुआ था एनेस्थीसियोलॉजी में, मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर देखिए इन्होंने एक पोस्ट कोड दिया है। जब आप फॉर्म भरोगे ना तो याद रखना, अगर आप मेडिसिन वाले में अगर आप एनेस्थीसियोलॉजी की पोस्ट लोगे, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट लोगे तो आपका जो पोस्ट कोड रहेगा वो ये रहेगा, और अगर आप क्रिटिकल केयर में इसी पोस्ट को लोगे तो आपका पोस्ट कोड ये रहेगा। तो सभी के लिए क्वालिफिकेशंस अलग अलग हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो आप लोग देख लो, अगर इस वाले पोस्ट कोड पे जाओगे तो आप लोगों का डीएम नाम का एक कोर्स होता है, क्रिटिकल केयर में होना ही चाहिए, जो कि आप लोगों ने किसी भी मेडिकल कॉलेज से करा है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। एनाटॉमी विभाग में आप लोगों का जो वैकेंसी है मेडिसिन के फैकल्टी का, उसके लिए आप लोग पोस्ट कोड देखो, और क्वालिफिकेशन आप लोगों की एमडी या एमएस एनाटॉमी में चाहिए। इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर लिया जाएगा। सेम बायोकेमिस्ट्री वाले अपनी देख लें, कार्डियोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन, और सभी लोग अपनी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं। इतना तो आप लोग समझ ही लोगे यहाँ से, ठीक है। मैं डायरेक्ट चलूँगा आगे, आप लोग इससे यहाँ से क्वालिफिकेशन समझ लेना हर पोस्ट का। मैं चल रहा हूँ डायरेक्ट आगे। आप देखो, broad specialty senior resident is an individual who have completed residency in the concerned postgraduate subject इनिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है।
इन्होंने देखिए क्या कहा है, आपको सिंपल कह रहे हैं कि आप लोगों की कुछ स्पेशलिटीज़ के बारे में कह रहे हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो वो सब बातें इन्होंने बताई है। अगर आप एक सीनियर रेसिडेंट के तौर पर अगर यहाँ पे पोस्ट लेने जा रहे हो तो आप लोगों ने कम्प्लीटली जो है आप लोग 45 एज से कम होने चाहिए, इतना ध्यान रखेंगे, और आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। मैं सिंपल सी बात आपसे कहता हूँ कि आप लोग जिस विभाग में जिस पोस्ट को लेने जा रहे हो उसकी क्वालिफिकेशंस देख लो, मतलब हर विभाग का नाम देखो और उस विभाग में किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो देखो। अगर आप वो रखते हो एक्सपीरियंस, अगर आपके पास उसमें एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर देना, ठीक है। मोस्टली यहाँ पर कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जिनमें एक्सपीरियंस नहीं भी मांग रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आप देखोगे ये एक पोस्ट लिखी है जिसमें आपसे कह रहे हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी एक दो पोस्टें होंगी इस पूरे में जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं लिया जा रहा है। पॉइंट टू नोट, आपको नोट इतना ध्यान रखना है कि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, ठीक है। आप लोगों को सभी को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। 4 मार्च आखिरी समय है इसमें, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है इसमें, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको बता दूं आज 18 है, तो कहीं ना कहीं आपको समय मिल रहा है, अभी भी आपके पास 10 दिन से ज़्यादा का समय है। 2 वीक आपके पास 2 वीक समय है इसके अंदर। शाम को 5 बजे तक आप 4 मार्च तक फॉर्म भर लेना। कोई आपको फॉर्म भरने में परेशानी आ जाए ज़रूर बता देना। जितने भी एप्लीकेंट हैं SC ST और डिसेबिलिटीज़ को छोड़ के उन सबको पेमेंट करनी होगी। महिलाओं को पेमेंट नहीं करनी, ट्रांसजेंडर्स को पेमेंट नहीं करनी। बाकी जितने भी लोग रह गए मतलब जनरल, EWS और OBC वाले सभी फीस भरेंगे, जो कि 1000 रुपये का पेमेंट होगा। वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और अलग पेमेंट ऑप्शन से आप लोग पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को BHU के वेबसाइट के रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है, वहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए दिए हैं, जो भी लोग फॉर्म भरने जाएंगे तो उसको एक बार फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो यहाँ पे वैकेंसी आई है वो बैचलर और मास्टर्स पास आउट कैंडिडेट्स की आई है, यानी कि बैचलर पास आउट यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स की वैकेंसी है, जो कि मेडिकल फील्ड से आते हैं। और उसमें भी ये लोग कहते हैं कि आप लोगों से एक्सपीरियंस चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है 3 साल 5 साल 8 साल जो भी जिस पोस्ट पे लिया जा रहा है, तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब आपके पास जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस पोस्ट के अंदर, ठीक है। बाकी आप लोग ये जो पॉइंट लिखे हैं आप लोगों के जनरल इंस्ट्रक्शन में, इसको एक बार सारा रीड कर लें। मैंने आपको क्वालिफिकेशन तो बता ही दी, एज लिमिट भी बता दी है मैंने, और सैलरी भी मैंने हर पोस्ट का आपको क्लियर करा है, ठीक है। तो ये सब आपका हो जाएगा। 141 लोग रिक्रूट होंगे, याद रखना, ऑल इंडिया से लोग फॉर्म भर सकते हैं। हाँ देखिए क्वालिटी स्कोर इन्होंने बता दिया, ये कोई एग्ज़ाम नहीं लेंगे आपके 10th के स्कोर के बेस पर। अगर आप 10th में अपने फर्स्ट डिवीज़न से पास हो तो 5 मार्क्स वहाँ से मिलेंगे। अगर आप अपने 12th में ही फर्स्ट डिवीज़न से पास हो तो 5 मार्क्स वहाँ से मिलेंगे। यूजी, और आपने अगर यूजी और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट और PhD जैसे करे हुए हैं तो उनके भी मार्क्स वेटेज इन्होंने बताया। मतलब कि जो लोग जितनी जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखते हैं इसमें, उतने ज़्यादा उनको यहाँ से मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल इसके अंदर मार्क्स बनेंगे। तो एकेडमिक रिकॉर्ड मैं बता दूं साफ साफ, यहाँ पर आपको 5 नंबर 10th के बेस पर मिलने हैं और 12th के बेस पर 5 नंबर रहेंगे। और उसके बाद आप लोगों को, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट करा है और आप टॉप के 200 से 500 इंस्टीट्यूट से करे हो, मतलब पूरे इंडिया में आपने अगर 200 से 500 ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने अपना अंडर ग्रेजुएट करा है, तो आप लोग को वहाँ से उसके भी 3 नंबर का फ़ायदा वहाँ से मिल जाएगा। सेम कहते हैं कि PhD अगर आपने जो करी है वो 200 से लेके 500 ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में आपने अगर वहाँ से किया है तो 7 नंबर उसका वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग टॉप के 200 से 500 नहीं तो 1 टू 200 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो ऑल इंडिया में एक PhD कोर्स कराने के लिए टॉप में आते हैं, अगर आपने वहाँ से किया है तो आप लोगों को 10 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कोई एग्ज़ाम जैसी चीज़ नहीं होगी यहाँ पर। आपके 10th 12th और UG PG और PhD जैसे क्वालिफिकेशंस के बिहाफ पर ही ये यहाँ पर सिलेक्शन होगा। थोड़ा मैं इसमें आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों, आपको बता दूँ कि अगर आपने सेम अभी आपने जो ऊपर देखा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखा है, अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जाते हो तो उसके लिए इनका एकेडमिक रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से होगा जैसा कि इस टेबल में लिखा हुआ है। तो इस वाले टेबल को अच्छे से देखोगे आप लोग तो समझ आएगा कि कितने मार्क्स किस किस क्वालिफिकेशन पे हमें मिल जाएंगे आसानी से। तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस और आपकी जो क्वालिफिकेशंस है उसके बिहाफ पर ये मार्क्स दिए जाएंगे और उसके बिहाफ पर ही सिलेक्शन जो है वो होगा। बेसिक
एकेडमिक स्कोर मैं आपको बता दूं, एपीआई स्कोर क्राइटेरिया बता देता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू, आपको बता दूं ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसके अंदर जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट लेंगे उनका सिलेक्शन कैसे होगा इंटरव्यू के लिए, तो साफ बता दूं एकेडमिक रिकॉर्ड, ग्रेजुएशन के बेस पर अगर आपके 80% से ज़्यादा आए हैं तो आप लोगों को 30 मार्क्स का फ़ायदा वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपके सेम 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो 25 मार्क्स आपको वहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा आपने अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन जैसे कि एमडी यानी कि मास्टर इन डेंटल में करा है, मास्टर इन सर्जियन में किया है, तो आप लोगों का यहाँ पर एमएस वाले कोर्स और डीएनबी वाले लोग और एमटीएस और एमएससी जिन्होंने भी करा हुआ है तो उनको वहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 30 मार्क्स, 25 मार्क्स, 20 मार्क्स। एकेडमिक अवार्ड भी होगा, जैसे कि आप लोगों ने अगर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर अगर अवार्ड लाए हैं उस फील्ड के अंदर तो 10 नंबर वहाँ से मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन मिलने वाला है। टोटल आप लोगों को ये जो आपका यूनिवर्सिटी है इसको 100 में से मार्क्स देने हैं, जिसमें से वो साफ साफ बता रहे हैं कि आप लोगों को कितने मार्क्स किस किस बिहाफ पर देंगे। तो टोटल 100 में से जिसके भी ज़्यादा नंबर बनेंगे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा उसके चांस बढ़ जाते हैं इस वैकेंसी को लेने के लिए। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो गया। कोई सिलेबस नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप लोग मास्टर्स पास हो उस फील्ड में, अगर आप लोग पीएचडी क्वालिफिकेशंस रखते हो उस फील्ड के अंदर, जैसे कि फार्माकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गया और इसके अलावा आपका पेडियाट्रिक्स जैसी चीज़ें, और अगर आपकी इसकी क्वालिफिकेशंस है तो आप लोग उस फील्ड की वैकेंसी आसानी से ले सकते हो, ये इसमें बताया गया है। और कैंडिडेट ऑल इंडिया, पूरे इंडिया देश से इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। अब आप कहते हो कि मैं तो एससी हूँ, मैं तो एसटी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, तो मेरे को क्या रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा? तो साफ साफ बता दूँ, इंडिया देश में जो भी लोग एससी एसटी ओबीसी इस पर फॉर्म भरेंगे उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये वैकेंसी ऑल इंडिया, पूरे इंडिया देश के लोगों को रिक्रूट कर रही है। यानी कि इस पर ऑल इंडिया लोग अपने रिजर्वेशन के फ़ायदे भी ले पाएंगे और बिना किसी एग्ज़ाम के सिलेक्शन ले पाएंगे। बस उनको क्वालिफिकेशन थोड़ी उनकी अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे और उसके बाद तुरंत डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उनको ये वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। टोटल वैकेंसियों की संख्या है 141 लोगों को यहाँ से वैकेंसी मिलनी है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हो गया है। थोड़ा सा मैं इसी में आगे चलता हूँ तो आपको दिखा दूँ, ये आपका अप्लाई करने का लिंक रहेगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो न्यू यूज़र पे आप लोग क्लिक कर लेना, रजिस्टर पे क्लिक करके उसके बाद अपना मेल आईडी, अपना जो भी आप लोगों का जीमेल है या फिर किसी भी कंपनी का आप लोग जो भी अपना मेल चला रहे हो उसको आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा। जीमेल का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, किसी का भी जो भी आपका मेल आईडी होगा वो यहाँ पर डाल देना। और उसी को फिर उसके बाद अपना जो है यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना, मोबाइल नंबर डाल के, और यहाँ पर ये जो कैप्चा लिखा है इसको डालकर रजिस्टर कर लेना। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आप लोगों को अपना फ़ोटो साइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएं, तो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद इसमें जो आपका फ़ीस है, जो आप लोगों का 1000 रुपीज़ का फ़ीस रहेगा उसको आप लोग पे कर लेना। आपका 1000 रुपीज़ का फ़ीस जो रहेगा वो इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई सा भी ऐसा ऑप्शन जो ऑनलाइन पेमेंट करवा रहा है वहाँ से आप लोग आसानी से पेमेंट करके फॉर्म जमा कर पाओगे। आपको इतना याद रखना है कि आप लोगों को फॉर्म जमा करने के बाद, फॉर्म सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट ज़रूर लेना है, क्योंकि वो प्रिंट जो होगा वो जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय पर आपसे प्रिंट मांगा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है पूरे इंडिया के सभी लोगों को इसका नोटिफिकेशन समझ आया होगा और ये वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब रहेगी। तो यही सब था इस वीडियो में। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट में बता देना और इस जानकारी को पूरे विश्व में, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक शेयर करना। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।